that even the small grain of sand consists of millions of particles which are minuscule in nature. These particles are called atoms. Atoms are the building blocks of all material. Good afternoon, dear student. Welcome to Biology Katha. Today I will teach you class 9th, chapter number 3 in science, atoms and molecules. मतलब परमाणु और अणु, इसके विषय में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो शुरुआती दौर में ये प्रश्न उठने लगा, लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई कि पदार्थ जो कोई बना है, क्या ये जितनी बड़ी चीज दिख रही है उतनी बड़ी है, या इसे टुकड़ों में किया जा सकता है? तो टुकड़ों में करते 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 एक ऐसा टुकड़ा आया जिसका पुनः विभाजन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी चीजों को लेकर के इस तरह की अपनी हाइपोथेसिस को देने का काम सबसे पहले भारत के महान दार्शनिक महर्षि कृणाल ने किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ को जब छोटे से छोटे टुकड़े में बांटा जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसका वो सूक्ष्मतम टुकड़ा पुनः विभाजित नहीं हो सकता है। उस टुकड़े को हम परमाणु कहते हैं। तो इस तरह की जिज्ञासाओं को देखते हुए दो वैज्ञानिक जिनका नाम लवाजिये और प्रुस्ट, लवाजिये और प्रुस्ट ने इस गुत्थी को सुलझाने में एक रूल दिया जिसको हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। उस रासायनिक संयोग के नियम से इन्होंने परमाणु को डिफाइन करने का प्रयास किया। वो दोनों रूल कौन कौन से हैं? पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए समझते हैं इसको। तो पहला लॉ है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के तहत इन दोनों थिंकरों ने बताने का प्रयास किया कि जब भी रासायनिक संयोग होता है तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में रिएक्ट करते हैं, उन पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है और उसके बाद उनके रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात जितना द्रव्यमान भिन्न भिन्न पदार्थों का हमने लिया और एक जो नया पदार्थ बना, जो उनका द्रव्यमान आया, इन जो रिएक्शन करने वाले अर्थात रिएक्टेंट हैं, जो विकारक हैं, उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर है। इसी आधार पर बाद में डाल्टन ने कहा है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहां यह कहा गया था इस नियम के तहत में कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
उसी को आधार बना के डाल्टन ने कहा कि भाई द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो परमाणु है तो द्रव्यमान है, तो इसलिए न तो परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अपने पास में कार्बन लिया हमने और इसके बाद में इसमें ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? CO2 बनता है। अब इसका जो अगर ग्राम में मास लिया जाए तो इसका है 12 ग्राम और इसका है 32 ग्राम, और यहां अगर ऐड करूं तो 12 ग्राम प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम, और इन दोनों को भी अगर ऐड किया जाए तो ये भी आता है 44 ग्राम। इसी के आधार पर इन दोनों साइंटिस्टों ने ये कंक्लूड किया कि जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, उनके द्रव्यमानों का योग जो प्रोडक्ट बनता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाता है, किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास में N2 है नाइट्रोजन और H2 है, इससे बना आपका 2NH3 और इधर ये 3। इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के बाद ही आप इस स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे कि बिना बैलेंस किए हम समीकरण को हमें बता नहीं सकते कि कौन कितना किसका द्रव्यमान लिया गया, कितना होगा। ये निश्चित रेशियो होता है जो बाद में आपको डिस्कस किया जाएगा। अब N2 की बात यहाँ है, तो इधर ये कितना है? 28 है, और ये कितना है? 6 है, और यहां अगर ऐड किया जाए तो यहां पर आता है 34 ग्राम, और यहां पर भी अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये आता है 34 ग्राम। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जितना रिएक्टेंट में भाग लेने वाले तत्व होंगे या पदार्थ होंगे, उनका जो द्रव्यमान होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उनके उन दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर उसका द्रव्यमान होगा। तो रिलेटेड अब आगे करते हैं। जो नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट लॉ कहता है इट इज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन अर्थात स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि जब कोई यौगिक बनता है, जब कोई कंपाउंड बनता है, नया पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ को बनाने में जो भी तत्व भाग लेते हैं उनके जो छोटे से छोटे कण हैं वह एक निश्चित प्रपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में ही रहेंगे, तभी वह पदार्थ बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए कि अपने पास इधर वाटर है, पानी है, सॉरी हाइड्रोजन है, और इधर O, ये क्या बन गया? H2O। हम देख रहे हैं कि ये कितना है? 2 है, और ये कितना है? 16 है। ये है आपका 2 और इसका वेट कितना है? 16 है। और यहां अगर देखिए अगर 2 + 16
इक्वल टू 80। ये 2 1 या 2, 2 8 या 60 और 2 9 या। अब अगर इस नियम का भी इस नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नजरिए से भी देखें तो यहाँ जितना वेट H2 का था और ऑक्सीजन का था, दोनों का योग किया तो 9 हुआ, और ये जो प्रोडक्ट बना उसका भी 9 हुआ। और एक चीज और यहाँ देख लीजिए कि एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं, मतलब 2:1 के रेशियो, 2:1 के रेशियो में ही जब इनका मेल होगा तभी ये H2 बनेगा। यदि थोड़ी सी चूक हो जाए कि अगर यहाँ H2 ले लिया जाए और यहाँ पर O2 ले लिया जाए, देखिए दोनों के केस में तो यहाँ क्या बन जाएगा H2O2, मतलब ये थोड़ा से रेशियो में डिफरेंस आया, ये 1:1 के रेशियो में हो। मतलब अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 2 और 32 वेट के हिसाब से हो जाएगा 2 और 32 और यहाँ हो जाएगा 2 अब प्लस 32, ये हो जाएगा 34। अब इसको अगर कट करें तो स्मॉलर नंबर में लाना है होल नंबर में, तो 2 1 2 और 2 1 2 और 2 6 कर एंड 2 1 2 2 7 तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी 1 और 60 70 हो रहा है, यहाँ भी 60, ये पहले लागू भी एक प्रूफ कर रहा है। और यहाँ देखिए 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो क्या बन जा रहा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जा रहा है। अच्छा, जबकि यहाँ जब हम 2 एटम हाइड्रोजन का लेते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का लेते हैं, तो ये H2O बनता है। अब यह H2O चाहे वो बरसात का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, कहीं का पानी होगा, जब भी उसका रेशियो निकालेंगे तो वहां पर हमेशा जो हाइड्रोजन की मात्रा होगी, हाइड्रोजन एटम की जो संख्या होगी वह 2 होगी और ऑक्सीजन की 1 होगी। और वेट के नजर से देखेंगे तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तभी 9 ग्राम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तैयार होगा। अगर जरा से भी उसमें दाएं बाएं हुआ, अगर ये 2:2 अर्थात 1:1 के रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मिलते हैं, बराबर रेशियो मिलेंगे, तो उस समय जो बनने वाला कंपाउंड होगा वह वाटर नहीं होगा बल्कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। और जबकि देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, मतलब ये कहने का कि केवल प्रपोर्शन बदल जाने से, रेशियो बदल जाने से, परमाणु की संख्या में बदलाव हो जाने से ही यौगिक के गुण धर्म परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। इसी को आधार बना करके डाल्टन ने भी कहा है कि कोई भी यौगिक हो, किसी भी यौगिक के निर्माण में जो विभिन्न तत्व भाग लेते हैं, उन तत्वों के परमाणु एक निश्चित सरलभूत संख्या के अनुपात के रूप में ही भाग लेते हैं।